हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एवेंजर्स। और आज की सीरीज में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं इल्यूमिनाटी से रिलेटेड एक एपिसोड, जिसमें हम स्क्रल्स का भी पार्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये बैक स्टोरी जो हम देखने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा डार्क साबित होने वाली है। इसके अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि मार्वल वाले कभी दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको सीक्रेट वॉर की जो है फिजिकल चीज़ें समझने के लिए। और जो स्क्रल्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से शेप शिफ्ट करके ऐसे घूम रहे हैं जिसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके पीछे की जो सारी लॉजिक्स हैं वो आज हमें इस एपिसोड के अंदर पता चलने वाली हैं। तो अगर आप इस कॉमिक के अंदर एक्शन के लिए आए हैं तो सॉरी, वो आपको यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ बातें हैं ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट को अच्छे से समझने के लिए। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो बेसिकली हम बहुत साल पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे आयरन मैन एक कमरे के अंदर एंटर होता है अपने आर्मर से स्कैन करते हुए और पूछता है कि अटेंडेंस मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी है। तो जारविस बताता है कि सारे 5 लोग मैं रीड कर सकता हूँ कि यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। तो टोनी बोलता है कि मुबारक हो, आज तो सब आ गए हैं। और इस तरह टोनी एंटर होता है तो वही देखता है कि एक गोल टेबल पे इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड, चार्ल्स एक्सेवियर, ब्लैक बोल्ट और नेमोर। और नेमोर बोलता है मैं इतनी दूर अपने किंगडम को छोड़ छाड़ के इतनी जल्दी तुम्हारे पास आ जाता हूँ और तुम यहाँ 2 कदम पर रहते हुए भी टाइम पे नहीं आ सकते हो। आजकल की रातें बड़ी लंबी जा रही हैं मेरी। तो बोलता है कि चलो ठीक है, अब बताओ कि हमें यहाँ बुलाया किसने है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और टोनी तुम्हारा भी कि तुम आज यहाँ पे आए। हमें मिले हुए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन आज की बात ही कुछ ऐसी है कि हमें ये मीटिंग बुलानी पड़ी। तो रीड रिचर्ड पूछते हैं कि क्या हुआ चार्ल्स, आप परेशान लग रहे हैं। तो चार्ल्स बोलते हैं कि ये एक स्क्रल सिचुएशन है। तो नेमोर पूछता है कि क्या मतलब दोबारा से। चार्ल्स बोलता है कि दोबारा से नहीं, मतलब समझ लो कि मेरे दिल में एक वहम है, एक सोच है मेरे जहन में जो मुझे तुम लोग के साथ शेयर करनी है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा करके नहीं बताऊँगा, बल्कि शॉर्ट में ये बताता हूँ कि चार्ल्स एक्सेवियर के मुताबिक वो ये सोच रहे हैं कि हमें जो है काफ़ी टाइम पहले स्क्रल के लोगों ने कैप्चर किया था और हम नहीं जानते कि उन्होंने कितना टाइम हमें वहाँ पर रखा था। हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि हम कुछ महीनों वहाँ पर रहे हों, कुछ घंटे रहे हों या कुछ मिनट ही रहे हों, लेकिन असल मकसद मेरा ये है यहाँ पे ये मीटिंग बुलाने का कि मैं ये सोच रहा हूँ क्या उन लोगों ने हम में से किसी एक को चेंज कर दिया हो तो हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा। क्या उन लोग के पास कोई ऐसी टेक्निक आ गई हो जिससे वो जो है ऐसा कर दें कि हम लोग एक दूसरे को डिटेक्ट ना कर पाएँ और हम लोग में से कोई स्क्रल हो और हमें पता ना चल सके। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि बिल्कुल एक्सेवियर, आपकी सोच ठीक है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से इसके ऊपर सोच रहा था। लेकिन देखिए चार्ल्स, इसमें कुछ इतनी ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि आपके पास एक साइकिक दिमाग है जो कि किसी का भी दिमाग पढ़ के 2 मिनट में उसके सारे चीज़ें सामने रख सकता है। और उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके पास मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट है, हर तरह की एबिलिटीज उनके पास हैं, और प्लस हमारी टेक। तो अब तक अगर कोई होता हम में से स्क्रल तो हम पता लगा ही चुके होते। तो नेमोर बोलता है वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या हुआ अगर चार्ल्स एक्सेवियर और डॉक्टर स्ट्रेंज ही स्क्रल्स हों, तो हमारे बारे में जानकारी कौन निकालेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि वेल, ऑब्वियसली तुम्हारी बात में भी दम है। तो नेमोर एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है जज्बात में आके, क्या मतलब तुम लोगों का कि हम में से यहाँ पे कोई एक दूसरे को जानता नहीं कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं, तो हम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हैं फिर। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि टोनी, तुमने अपने आर्मर से स्कैन करा। टोनी बोलता है कि कमरे में घुसने से पहले मैं कर चुका हूँ। और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वो तो मैंने भी किया है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई शक है तो मैं आई ऑफ अगोमोटो का इस्तेमाल करता हूँ जो हमें सच दिखाएगा। और चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि और मैंने भी तुम लोग के ब्रेन पैटर्न्स को चेक करा है, वो बिल्कुल साफ हैं, वो वही हैं जैसे कि हुआ करते थे। तो नेमोर बोलता है कि अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको इतनी टेंशन किस बात की हो रही है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि टेंशन मुझे इसी बात की है, क्या हो सकता है कि स्क्रल के लोगों ने ये ऑब्स्टिकल, यानी कि ये जो चीज़ थी, इनको पता है हमारे पास कि हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो इन्होंने इसको हटा दिया हो। कुछ उन्होंने ऐसा कर लिया हो जिससे वो हमारे बीच आराम से घूम सकें और हम उनके बारे में पता भी ना लगा पाएँ। वो हमें इन्फ्लिरेट कर सकें और हम बैठे बैठे सिर्फ ये सोच रहे हो।
वो क्योंकि अपना बदला तो ज़रूर लेंगे, ये बात मैं तुम लोग को गारंटी से कह सकता हूँ। तो टोनी बोलता है कि क्या मतलब बदला, हमने आखिरकार ऐसा करा क्या है। तो बोलता क्या तुम भूल गए हमने उनकी थ्रोन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो टोनी बोलता है कि वो उन लोगों ने पहले शुरुआत करी थी तो हमने सिर्फ उनका जवाब दिया था। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलता है कि बात ये नहीं है कि हमने क्या करा है और उन्होंने क्या किया था, मसला ये है कि हम उनको एक खतरनाक मुंहतोड़ जवाब देकर आए हैं और वो स्क्रल की रेस कोई ऐसी रेस नहीं है जो कि खामोश बैठे और कुछ ना करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली है, उन लोगों ने ये सब फाइंड आउट कर लिया है कि किस तरह से वो खुद को अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं और हमारे बीच घूम सकते हैं अपनी पावर्स के साथ। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मेरे ख्याल से एक्सेवियर तुम जो हो थोड़े से परेशान लग रहे हो और उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर रहे हो, इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हमने कोई चीज़ शुरू करी थी वहाँ जाके और वो वहीं पे ख़त्म हो गई है। तो नेमोर बोलता कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है और तुम क्या जानोगे एक बादशाह के सर पे कितनी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की, बहुत सारे प्रोमिसेस हमने अपने लोगों से किए होते हैं और हमें उसकी सुरक्षा करनी होती है और इस तरह के खतरे ये बहुत ज़्यादा डराते हैं एक राजा को। तो टोनी बोलता है कि मैं तुम लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात में दम तो ज़रूर है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि अब हम क्या करें ये बताओ, कि ज़रा रुको, मुझे देखने दो, मुझे सोचने दो कि वो लोग ये सब कैसे कर सकते हैं, क्या उसका कोई तरीका है। तो रीड रिचर्ड वहाँ बैठे बैठे अपने लैपटॉप अपने टैबलेट के अंदर सब कुछ चेक करते हैं और बोलते हैं कि वेल एक्चुअली ये इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने जो है एक ख़तरनाक किस्म की ट्रिक दरियाफ्त करनी पड़ेगी जो कि सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल नहीं बल्कि उनके जेनेटिक लेवल पे उनको शेप शिफ्ट करे और उस शेप के अंदर उनको हमेशा के लिए लॉक कर दे, मतलब उस फॉर्म से वो दोबारा अपने स्क्रल फॉर्म में ना आ सकें। तो तभी जाके ये लोग जो हैं हमारे बीच घूम सकते हैं और इनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हो तो सकता है लेकिन इसमें स्क्रल के लोगों को पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लगेगा। तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि रीड रिचर्ड ने जो है सारी बातों का अंदाज़ा लगा लिया जो कि स्क्रल के लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहानी पास्ट की है। वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं अपनी आई ऑफ आगोमोटो इस्तेमाल करता हूँ ताकि हम चेक कर ले कि इस रूम के अंदर जो है क्या वो सच कह रहे हैं या नहीं। और इस तरह वो अपनी आँख खोल रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो घबराते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी आँख को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देख रहे होते हैं और टोनी पूछता है कि आपने आखिरी बार इसको कब इस्तेमाल करा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरी बार हम लोग स्क्रल शिप पे थे, उसके बाद हम लोग वहाँ से भागे कैसे थे। मतलब हम देख रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा है और रीड रिचर्ड वगैरह सब एकदम परेशान होकर देख रहे होते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ ज़रूर है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन सभी अपनी टेबल से एकदम उठते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि अब उनको लग रहा था कि ये स्क्रल हैं। तो वहीं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बस खामोश हो जाओ, अब कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। और वहीं पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है, मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो नेमोर बोलता है कि इसका क्या मतलब है। और वहीं पे आयरन मैन भी अपने आर्मर से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और वहीं पे जो है ब्लैक बोल्ट दीवार पे मुक्का मार के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर अपनी कुर्सी पे बैठते हुए बोलते हैं कि ओ क्री की औलाद, अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। और वहाँ पे देखते हैं एक्सेवियर बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आखिरकार आपको हुआ क्या है। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि खामोश रहो, काम रहो और बैठ जाओ। तो नेमोर बोलता है कि आखिरकार तुम हमसे कब से गद्दारी कर रहे हो, तुम जानते हो ना इसके सबके बारे में, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ने वाला, मैं उन सबको मार डालूंगा अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि अब ये एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट किया जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो चार्ल्स एक्सेवियर नहीं बल्कि एक सुपर स्क्रल होते हैं जो कि उन सबको ठिकाने लगा देता है। और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि दरअसल यहाँ पे ये सब कुछ असल में हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट जब वहाँ से बाहर निकलता है कमरे से तो वहाँ स्क्रल्स के लोग खड़े हुए उसको मार देते हैं। और ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं ये एक आर्टिफिशियली बनाई गई थी स्क्रल की तरफ से। मतलब ये जितने भी ह्यूमंस अभी हमने देखे ये दरअसल क्लोन्स थे, इनके पास सारी मेमोरीज सारी एबिलिटीज़ तो थी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की। मतलब वो लोग ये मीटिंग इस तरह से अरेंज कर रहे हैं जैसे इन लोग को शक ही ना हो, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और जब हीरोज आपस में बात करते हैं तो अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। और इसी तरह स्क्रल के लोग जानना चाह रहे हैं कि रीड रिचर्ड के माइंड में ऐसी वो कौन सी बात है जिससे वो लोग अपने आप को अनडिटेक्टेबल बना लें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्क्रल के लोग ने किस तरह से अपनी साइंस का इस्तेमाल करा है और इन सुपर हीरोज से राज निकलवा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट भी टर्मिनेट होता है और ये एक किस्म की फेलियर होती है और वो लोग इस पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में वहाँ का जो साइंटिस्ट होता है वो प्रीस्ट से पूछता है कि तुम्हारी इल्यूजन्स काम क्यों नहीं कर रही। तो वो बताती है कि इन ह्यूमंस का माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये लोग मेरी इल्यूजन्स को ज़्यादा टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनका माइंड जो है इसके अंदर कोई वीक स्पॉट निकाल लेता है और फिर ये हमारी इल्यूजन पकड़ लेते हैं। तो बोलता है कि हमें और मेहनत करनी होगी और नए क्लोन्स बनाने होंगे। लेकिन वहीं पे जो किंग होता है वो एंटर होता है और पूछता है एक्सपेरिमेंट के बारे में और कहता है कि इसको देख के तो साफ लग रहा है कि ये एक फेलियर है। तो वो साइंटिस्ट बोलता है कि जी बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक फेलियर है, लेकिन हम इसके ऊपर दोबारा काम करेंगे। लेकिन जो असिस्टेंट साइंटिस्ट होता है वहाँ का वो बोलता है कि माय लॉर्ड अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि दरअसल ये एक किस्म की फेलियर नहीं थी बल्कि ये एक प्रोग्रेस थी। आपने अगर नोट किया हो तो रीड रिचर्ड ने आज हमें एक नई बात बताई है जो हमें इससे पहले नहीं पता थी।
आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इनके दिमाग से चीज़ें निकलवा सकते हैं। और वो ये बोलता है कि हम ह्यूमन को जो है एंटायरली डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि रीड रिचर्ड खासकर उनका माइंड पकड़ लेता है, क्योंकि रीड रिचर्ड का माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ है। वो इल्यूजन को किसी भी टाइम तक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमें कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें रीड रिचर्ड अपना दिमाग कम से कम इस्तेमाल करें और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकें। हमें इस तरह वायलेंट तरीके इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो किंग को इस तरह समझाने की कोशिश करता है कि हमें उनके दिमाग के साथ खेलना है, और ख़ासकर जो माइंड है रीड रिचर्ड का, हमें उसके साथ खेलना है, क्योंकि रीड रिचर्ड का माइंड ऐसा है जिसके अंदर सारे प्लान्स है स्क्रल एम्पायर को बर्बाद करने के लिए। वो एक ऐसा इंसान है जो अकेले भी चाहे तो पूरा स्क्रल एम्पायर को ख़त्म कर सकता है। तो मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ खतरा है तो रीड रिचर्ड से है, बाकी 5 से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। तो किंग उसकी सारी बातें सुनता है गौर से और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है साइंटिस्ट, तुम बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हो। तुम अपना नाम बताता है तो वो बोलता है कि अब से तुम इस साइंस एक्सपेरिमेंट के हेड हो और मैं तुम्हारी फैसिलिटी को हमारी एक नए वर्ल्ड के ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, और अब से सिर्फ तुम मुझे रिपोर्ट करोगे और किसी को नहीं। तो वो जो वहाँ का मेन साइंटिस्ट पुराना वाला होता है उससे माफ़ी मांगता है कि मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपकी जॉब ले लूँ। तो बोलता है कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब आगे ही सोचो, हमें कुछ नया बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं रीड रिचर्ड के पास, जिनकी बहुत बुरी हालत हुई हुई होती है और स्क्रल्स के लोगों ने उनको पकड़ कर टॉर्चर कर रहे होते हैं। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं और अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाओ, तुम अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो यहाँ पे, हमने उनको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, वरना तुम मारे जाओगे। और वहीं पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि फीमेल को अंदर लेकर आओ, और वो फीमेल बेसिकली होती है सूजन स्टॉर्म, और उसको पकड़ के वो उसको भी टॉर्चर कर रहे होते हैं कि रीड इनको जो चाहिए सब बता दो प्लीज़ प्लीज़, उनके पास हमारे बच्चे हैं, हमें कुछ ना कुछ यहाँ से करके निकलना होगा, रीड तुम ये राज मत रखो, ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे। और रीड रिचर्ड की बहुत बुरी हालत हो रही होती है और चिल्लाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो मेरी वाइफ को। लेकिन वो लोग उसकी वाइफ को मार देते हैं, यानी सूजन स्टॉर्म को मार देते हैं। तो वो प्रीस्ट बोलता है कि आप बच्चों को लेकर आओ, और इस तरह हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन वहाँ पे होता है और वो भी रो रहा होता है, उसकी भी काफ़ी बुरी हालत होती है, और रीड रिचर्ड अभी भी रो रहे होते हैं। तो स्क्रल पूछता है क्या तुमने देखा कि हम तुम्हारी अर्थ का और तुम लोगों का कैसे हाल कर सकते हैं, तो हमें ये बताओ कि हम स्क्रल्स किस तरह से अर्थ के ऊपर अनडिटेक्टेबल हो सकते हैं, हमें बताओ कि ये कैसे कर सकते हैं हम। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें जानना है, लेकिन तुम मेरे बच्चे को यहाँ से जाने दो। तो वहाँ पे जो दिमाग उसको पढ़ रही होती है एक प्रीस्ट, वो बोलती है कि नहीं ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसने ऑलरेडी अपने दिमाग के अंदर प्लान कर लिया है कि किस तरह से ये केमिकल बेस्ड वेपन हमारे ऊपर छोड़ेगा जो हमें इंस्टेंटली मार डालेगा। लेकिन रीड रिचर्ड चिल्लाते हैं कि छोड़ो मेरे बच्चे को, उसको अकेला छोड़ दो। लेकिन वो हेड बोलता है कि इस सब को अब ख़त्म करो तमाशे को, और इस तरह वो रीड रिचर्ड को मार देते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग रीड रिचर्ड से पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करके कि उनके बच्चे उनकी वाइफ इनके पास हैं कि वो उनको ये सब बता दें। लेकिन रीड रिचर्ड नहीं बता रहे हैं बीबी कि वो किस तरह से अनडिटेक्टेबल हो सकते हैं। तो इस तरह वो जो प्रीस्ट होती है बोलती है कि इसका एक और तरीका है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये स्लो जाएगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि जब ये काम करेगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आने वाला है। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं बेड के ऊपर, जहाँ पे रीड रिचर्ड और सूजन स्टॉर्म सो रही होती हैं, और रीड रिचर्ड रात भर जो है कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ नोट्स लिख रहे होते हैं, और वो वही सोच रहे होते हैं बेड पे लेट की भी। लेकिन अचानक फ्रैंकलिन वहाँ पे आता है और बोलता है कि डैडी मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, मेरे पास आओ, यहाँ आके बैठो और बताओ कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तो बोलता है कि मैं एलियंस के बारे में सोच रहा हूँ। तो बोलते हैं कि एलियंस? तो बोलता है कि हाँ मैंने अंकल बैन और जॉनी को कहते हुए सुना कि वो किसी एलियंस की बात कर रहे थे, कोई स्क्रल्स की, मुझे उनसे डर लग रहा है, पापा मुझे बताएंगे कि वो कौन है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, और अंकल बैन तुम्हारे सामने ये बातें क्यों कर रहे थे। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो शेप शिफ्टर है, मैंने ऐसा सुना है, और वो हमारी तरह दिख सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ तो मुझे बहुत डरा रही है डैडी, अगर हमारे बीच कोई स्क्रल हो तो हम क्या करेंगे। तो वहाँ पे रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर्बी जो है, अगर कोई स्क्रल होगा तो उसको फौरन से डिटेक्ट कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि क्या हुआ अगर उनको ये पता हो कि हर्बी डिटेक्ट कर सकता है और उन्होंने कोई और उसका तरीका निकाल लिया हो अनडिटेक्टेबल होने का, तो आप कैसे पता लगाएंगे। हो सकता है कि मम्मी स्क्रल हो। लेकिन सूजन बोलती है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, जाओ जल्दी से जाके सो जाओ। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखा क्या स्क्रल्स इस तरह से बात कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं रीड रिचर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर स्क्रल्स हमारे बीच हुए भी और अनडिटेक्टेबल भी हुए तो मैं कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूँगा उनको पकड़ने का। फ्रैंकलिन बोलता है कि पापा आप तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप चाहें तो इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से अनडिटेक्टेबल हो सकते हैं, और उसके ज़रिए आप उसको पहले से पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो स्मार्ट हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रीड रिचर्ड बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, फिलहाल स्क्रल्स हमारे बीच नहीं है, वो अपने घर जा चुके हैं, अंकल बैन ने उनको बहुत बुरी तरीके से डराया था और आपके डैडी ने उनको दिमाग से मात जो दे दी थी, अब वो लौट के नहीं आने वाले, अब चलो शाबाश जल्दी से सो जाओ। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि बिल्कुल डैडी मैं सो जाता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप कुछ भी फिगर आउट कर सकते हैं। और इसी तरह फ्रैंकलिन के सोने के बाद रीड रिचर्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये पता लगाने में लग जाता है कि किस तरह से जो है स्क्रल्स के लोग अपने आप को अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं।
और इस तरह पूरी रात नोट्स के ऊपर काम करने के बाद वो एक फार्मूला निकालते हैं, और वो फार्मूला ये होता है कि जिस तरह से स्क्रल के लोग अपने आप को अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं। और इस तरह अगली मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो सूजन स्टॉर्म पूछते हैं कि ये क्या है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो कल रात मैंने सोचा और फ्रैंकलिन ने मेरे दिमाग में बात डाली थी। ये एक वो चीज़ है जिससे स्क्रल के लोग अपने आप को अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं और उनको हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो सूजन पूछती है कि वाकई में सिर्फ ये इतना सा फार्मूला? तो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब इससे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सारे स्क्रल के लोग वहाँ पे घुसते हैं और वो बोलता है कि अब इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाए, और इस तरह वो रीड रिचर्ड को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे आज इन लोग को जो सक्सेस मिली है और इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बेसिकली आज जो है यहाँ पे इन्होंने रीड रिचर्ड से आखिरकार एक आसान तरीके से, सब्टल तरीके से वो फार्मूला निकलवा लिया जिससे स्क्रल के लोग अनडिटेक्टेबल घूम सकते हैं ह्यूमन रेस के अंदर। तो इसी वजह से ये कॉमिक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन का जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि स्क्रल हमारे बीच घूम रहे हैं और हमें पता नहीं चल पा रहा। और हमें दरअसल ये बात पता चली है, और ये हमें बात पता चली कि ये एक्सपेरिमेंट्स, ये इन्वेंशन जो थी, ये स्क्रल के लोगों की कभी थी ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये रीड रिचर्ड के दिमाग से चुराई है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीड रिचर्ड क्यों जो है मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट और इंटेलिजेंट पर्सन में से माने जाते हैं, कि स्क्रल जैसे इतने ज़बरदस्त एम्पायर के लोग भी वो इनकी मदद देते हैं अपने कुछ फार्मूलाज को आगे बढ़ाने के लिए। और वो प्लीज़ उस फार्मूला को देख रहा होता तो सब लोग उससे क्यूरियोसिटी से पूछते हैं क्या वाकई में ये फार्मूला चलेगा। तो बोलता कि बिल्कुल, ही ट्रूली लव्स अस, अब हमारा एम्पायर दोबारा से जी उठेगा। और इसी तरह वो फार्मूले के साथ अपनी तैयारी आगे शुरू करते हैं। टू बी कंटिन्यूड।